हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम समझने वाले हैं HBSC के मैथ्स के PYQ क्वेश्चन, जो हम आसानी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि MCQ को जितनी आसानी से आप जितना जल्दी कर पाओगे उतना ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको समय ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम इजी ट्रिक के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे P दे रखा है, कोई इंटीजर है A की पावर 3 B की पावर 2 और Q है हमारे पास A B की पावर 3, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है P और Q का। समझते हैं। ऑप्शन A दे रखा है AB, ऑप्शन B है AB², ऑप्शन C है A की पावर 3 B की पावर 3, ऑप्शन D है A² B²। हम आसानी से इसको समझते हैं। जो LCM जो है इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल P और Q का क्या आएगा। इसमें हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पे A की पावर कितना है 3, B की पावर कितना है 2 और Q वाले में A की पावर कितना है 1, B की पावर कितना है 3। जब आप LCM निकालोगे तो जैसे यहाँ पे A की पावर 3 है, यहाँ पे A की पावर 1 है, तो आपको LCM में मैक्सिमम देखना होता है। यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो आप कितने टाइम लोगे 3 टाइम। B यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो आप कितने टाइम मैक्सिमम टाइम जिसमें रहता है वो लेते हैं, तो B की पावर 3। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, A की पावर 3 B की पावर 3। यदि इसी का हमसे HCF पूछता, HCF ऑफ P एंड Q, तो HCF में क्या देखते हैं, कम वाला। जैसे A की पावर 3 है, यहाँ पे A की पावर 1 है, तो हम नॉर्मली A की पावर 1 यानी A ही लेते हैं। यहाँ पे B की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कम वाले लेते हैं, तो यहाँ पे B की पावर 2 लेते हैं। ये आ जाता हमारा AB²। सेकेंड क्वेश्चन हम समझते हैं, जो आसानी से कैसे हम MCQ को जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से समझ के। अगला क्वेश्चन है हमारा, the LCM of smallest 2-digit composite number and smallest composite number। इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 44। नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हमें पता है जो 2-digit नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से लेके 99 तक। लेकिन क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे नंबर हमें पता है स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, तो 1 क्या है, यूनिक नंबर, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 ही है। 2 का फैक्टर क्या है, 1 और 2, ये क्या है 2 प्राइम नंबर है। 3 का भी फैक्टर क्या है, 1 और 3, 4। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, क्योंकि 4 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। यानी क्या बोला था हमें, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर। तो 2-digit नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 10 क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, खुद 10 के टेबल में आता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो ये एक तो हमारा 10 हो गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर कौन सा है, 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 है, 1 नहीं है कंपोजिट नंबर, और 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। तो 10 और 4 का जब आप LCM निकालोगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको LCM का इजी ट्रिक समझाया है, यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। जैसे 10 और 4 है, इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है वो देखिए छोटे वाले के टेबल में आ रहा है, 10 जो है 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करना है, बड़े वाले को डबल करो। 10 का डबल कितना आएगा, 20। 20 4 के भी टेबल में आता है और 10 के भी टेबल में आता है, इसीलिए इसका LCM कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा इसका LCM, 20, क्योंकि जो नंबर था स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर वो हमारा था 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा था, 4। तो 10 और 4 का LCM कितना आएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
the exponent of 7 in prime factorization of 441। जब आप 441 को करोगे तो 7 के कितने एक्सपोनेंट होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन डी है 4। जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे जो नंबर हमारा गिवन है 441 को, तो डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आप लोगों को सिखाया है जो कैसे नंबर, कौन से नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। नहीं देखा है तो वीडियो एक बार जरूर देखिए। तो एक बार हमें जैसे यहाँ पे 2 से डिविजिबल तो है नहीं है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, ये 14 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा, तो ये आ गया 3 से कर दिए। एक बार फिर ये 3 से होगा। 3 का रूल क्या था, सबका सम। 7 + 4 11 + 1 12। 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 2 27, 3 9 जा। फिर आप किससे करोगे, 7 से, तो ये 7 आएगा। फिर आप जब 7 से करोगे तो 1 आएगा, यानी 3 2 टाइम आया है और 7 भी आया है 2 टाइम। हमें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था एक्सपोनेंट ऑफ 7। एक्सपोनेंट यानी ये पावर, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे 7 कितने टाइम आया है, 2 टाइम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। 3 का भी यहाँ पे पूछता तो 3 का भी आंसर क्या आता, 2 आता, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर जितने टाइम आ रहा है वही उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग is not graph of quadratic equation। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है 2। यानी जनरल फॉर्मूला क्या आता है, जनरल फॉर्मूला यदि आप देखोगे ax² bx + c, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो 2 पावर को वाले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 होगी। एक आता है हमारा नॉर्मल लीनियर में जब पावर 1 होगी, उसके लिए जनरल फॉर्मूला है ax + b। एक तीसरा वाला है क्यूबिक, जिसमें पावर 3 होता है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, ax की पावर 3 + bx² + cx + d। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, जिससे हम कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है हमसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो ऑप्शन ए में आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ है इधर ऊपर की तरफ। बी में जो ग्राफ है ये आपका इधर एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। वाई एक्सिस पे ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में क्या होता है, नेगेटिव। ये दूसरा सेकेंड जो ग्राफ है हमारा वो नीचे की तरफ है टच करता हुआ। थर्ड वाला जो ग्राफ है वो ऐसे है, और फोर्थ वाला जो ग्राफ है डी वाला वो है ऐसे। तो सबसे पहले इस टाइप के ग्राफ वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें देखना है जो एक्स एक्सिस, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको कितनी कट कर रहा है। जो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है ना, ये हमें बताता है जो a इज ग्रेटर देन 0। जो हमें ये जो ग्राफ बता रहा है हमें, ये पैराबोला का ग्राफ है अपवर्ड ऊपर की तरफ। जब a इज ग्रेटर देन 0 आता है ये वाला ग्राफ आता है, और ये वाला ग्राफ आता है जब a हमारी नेगेटिव में होती है। यहाँ पे a क्या होता है, पॉजिटिव में, यहाँ पे a नेगेटिव में। तो ये दोनों ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, समझिए आप लोग। और ये देखिए यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे 2 बार। इसका भी डिग्री कितना आएगा जब आप देखोगे तो 2 ही आएगा, यानी ये भी क्वाड्रेटिक का है। लेकिन इसको देखो आप 1 2 3 3 बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कौन सा है, क्यूबिक का है। तो हमसे पूछा था कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है k की कौन सी वैल्यू पे हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x² - kx + k = 0। हमें k की वैल्यू बताना है जहां पे इक्वल रूट्स हैं। रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ax² bx प्लस सी। जब आप इसको इससे इक्वेशन गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a कितना गिवन है, a यहाँ पे है 2, b कितना है, साइन के साथ इसको हम लिखते हैं, b कितना है -k, c कितना है यहाँ पे k। यहाँ पे हमें दे रखा है इक्वल रूट डी का बेसिकली फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। डी की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। कैसा आता है रूट, रियल एंड अनइक्वल। इसी को हम अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कह देते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग। और जब डी की वैल्यू हमारा 0 आता है तो रूट कैसा आता है, रियल एंड इक्वल। तो रूट कैसा आएगा, रियल और इक्वल आएगा। और जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव में आता है तो नो रियल रूट, कोई भी रूट रियल नहीं होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें ये गिवन है जो रूट्स क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कौन से केस में आता है, जब डी की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है डी जो है वो 0 है क्योंकि रूट्स इक्वल रूट्स हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने देखा है अभी a कितना दे रखा है 2, b कितना दे रखा है, यदि पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव साइन नहीं दिखाते, लेकिन नेगेटिव में रहेगा तो आपको दिखाना है -k, c क्या दे रखा है k। यहाँ दे रखा है d 0, b² - 4ac = 0, b आपको कितना है -k, तो -k का आप स्क्वायर करो -4a आपका गिवन कितना है 2, c कितना गिवन है k = 0। जब आप किसी माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर करते हो, पावर क्या रहता है, पावर जब इवन रहता है 2 4 6 8 तो आपका आंसर क्या पॉजिटिव में आता है। यदि पावर क्या हो, ऑड में हो, तो पावर का आंसर क्या आता है आपका नेगेटिव। तो -k का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा k², 4 2 जा 8 और ये k, 8k = 0। इन दोनों में आप आसानी से k कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा k - 8 = 0। तो एक k की वैल्यू आ जाएगी हमारे 0 और एक k - 8 को आप 0 के बराबर रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पे आंसर क्या आया 0,8। यहाँ पे k की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, हमने इसको आसानी से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट का। सर्कल है आपका, पता है आपको, सेंटर है ये इसकी डायमीटर होगी। तो ये हमें सेंटर जो है उसका वो दे रखा है -2,5 और एक एंड पॉइंट दे रखा है 2,3। तो हमें अदर इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है -6,7, ऑप्शन बी है -6 - 7, ऑप्शन सी है 6, -7 और ऑप्शन डी है 6,7। इसको हम आसानी से समझते हैं। ये जो है ये मिड पॉइंट का है। मिड पॉइंट क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 + y2 / 2। जैसे कोई लाइन है आपका, यहाँ इसका पॉइंट दे देगा आपको a 2,3, इधर दे देगा b आपको 5,7। तो 2 + 5 कितना आता है 7, 7 का हाफ 7/2। तो इसका मिडिल का जो पॉइंट आएगा उसका 7/2, x निकल गया आपका। और ये क्या है y1, ये क्या है y2। 7 + 3 10, 10 का आधा 5। तो आप मिड पॉइंट निकालोगे तो फॉर्मूला है x1 + x2 / 2 और y का कोऑर्डिनेट के लिए है y1 + y2 / 2। इस क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट निकालना है। मान लीजिए ये a है, ये b है, b का पॉइंट निकालना है हमें, मिडिल वाला दे रखा है। आप आसानी से समझो, ये मिडिल वाला जो आपका गिवन रहता है ना, इसको आपको डबल करना है। -2 का डबल कितना आता है -4, 5 का डबल कितना आता है 10। तो आप नॉर्मली समझो 2 से आप 2 में आप क्या ऐड करोगे जिससे -4 बनेगा। तो 2 में आप कहोगे जो 2 में सर -6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 बनेगा। तो एक तो आपका -6 और 3 में आप क्या ऐड करोगे जिससे 10 बनेगा, तो 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया -6 और 7। -6 7 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में।
ठीक है। तो हमें यदि मिडिल वाला दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, साइड का निकालना है, तो मिडिल वाले को आपको डबल करना है। इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एंड वाला पॉइंट दिया रहेगा, आपको मिडिल वाला पूछ देगा। जैसे हम इसको आसानी से और समझते हैं। जैसे आपको एंड पॉइंट, ये आपकी डायमीटर है, ये भी इधर पॉइंट दे दिया 2,3, इधर दे दिया 5,8। तो 2 + 5 कितना होता है, क्योंकि x का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका x1 होता है, ये पहला वाला आपका y1, ये x2 और ये y2। तो 2 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। x के लिए आ गया 7 डिवाइड बाई 2। जब आप y के लिए निकालोगे तो 3 + 8 कितना आ गया 11। y का फॉर्मूला क्या है, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो 3 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 11/2। तो y के लिए पॉइंट क्या आ जाएगा 11/2। तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसके द्वारा आपको कोई 3 चीज, जैसे यह a b मिड पॉइंट, 3 में से कोई 2 चीज आपको गिवन रहेगा, तीसरा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? ऑप्शन में दे रखा है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो हम समझते हैं दोनों में से कौन सा होता है। सबसे पहले ट्राइंगल साइड के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका इक्विलेटरल क्या होता है, जिसका तीनों साइड बराबर होता है। जैसे ये एक ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड बराबर है, तो क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी कोई 2 साइड बराबर होते हैं, जैसे ये दोनों साइड A B C। और स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, वो क्या होता है स्केलन। यहाँ पे हम नाम दिया। तो ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सिमिलैरिटी और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, जैसे आपने दो ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एक छोटा सा ले लिया हमने दूसरा ट्रायंगल जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये है हमारा PQR। तो देखिए आप इसका रेशियो निकालोगे, ये 3 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है, ये भी 3 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आपस में क्या होता है सिमिलर होते हैं। बट क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई 2 साइड बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है 2 साइड बराबर होता है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं ABC और यहाँ हमने ले लिया PQR। सपोज करिए इसका AB और BC बराबर है, हो सकता है इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो। तो इधर देखिए हम जैसे A से B ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर आप देखोगे तो PQ वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या है इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये बात देखोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में फॉलो होता है। इसी वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल लाइन। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल लाइन, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। किसी के सर्कल के पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? देखिए जैसे ये सर्कल है, टेंजेंट क्या होता है जो एक पॉइंट पे टच करे, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 2-3 पॉइंट पे, लेकिन जो एक पॉइंट पे टच करे वो क्या होता है टेंजेंट। तो ये पैरेलल टेंजेंट की बात करें, जैसे ये टेंजेंट है, आप नीचे से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये बन गया पैरेलल टेंजेंट। अब इधर से यदि ड्रॉ करोगे, इधर से आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका क्या हो गया पैरेलल टेंजेंट। तो मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट किसी भी साइड से हो सकता है। जैसे आप ऐसे बनाओगे इसके अनुसार फिर ऐसे आएगा,
तो दोनों तरफ पैरेलल। तो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? जिसके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ये बोर्ड है, जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से यहाँ का, चाहे आप एंड में देखोगे। पैरेलल क्या होता है? जिसके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो ये ऐसा जिसके बीच की डिस्टेंस सेम रह गया, यानी पैरेलल वाला केस, एक सर्कल में दो ही टेंजेंट हो सकता है, उससे ज्यादा। टेंजेंट तो किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वाला केस सिर्फ दो ही में बन सकता है, जो उसके सामने होंगे वो वाला। नेक्स्ट हम समझते हैं, क्वेश्चन है सर्कल का ही क्वेश्चन है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और इधर इसको मिलाया हुआ है, और ये आपका बीच से पॉइंट जा रहा है। तो इसमें ये जो है हमें एंगल गिवन है, ये एंगल है 120 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो BAO क्या होगा। ये है A, ये है B, ये है एक पॉइंट O, ये है D, ये E मान लीजिए। BAO हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, और गिवन है ये वाला। समझ गया आपको? तो क्या करेंगे इसको, जैसे आपने मिला, तो ये आपको पता है लीनियर पेयर, कोई भी एक लाइन है, जैसे ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एक लाइन जो है टोटल 180 डिग्री बनाता है। तो ये आपका आ गया 120, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 60। तो ये वाला पार्ट 60 आया। ये जो आप टेंजेंट जब ड्रॉ करते हो इधर से, ये दोनों इक्वल पार्ट, जितना पार्ट ये रहेगा उतना ही पार्ट ये रहेगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो 60 + 60 कितना हो गया 120। और आपको ये याद रखना है, ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल दोनों को मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो यदि ये टोटल हो गया आपका 120, तो बचे जब 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा 60। तो 60 में भी क्या है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो ये ऑप्शन आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30, जिसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम समझते हैं, कह रहा है sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये ट्रू है कि फॉल्स? sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए sin थीटा cos थीटा के बराबर कब होता है, जब थीटा आपकी 45 डिग्री हो, क्योंकि साइन में 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√2, कॉस में 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2। जैसे आपको ये समझना है, जैसे साइन का 30 आपकी किसके बराबर होता है, कॉस का 60 के बराबर। कैसे? आपको यहाँ जो एंगल गिवन है 90 में से उसको माइनस कर देना, जब 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60। आपको कभी कॉस में सपोज करिए 30 दे रखा हो, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा साइन में 60 के बराबर, क्योंकि ये 30 दे रखा है। साइन कॉस का जो रिलेशन है 90 में से एंगल को माइनस कर दो तो वो इतना वाला साइन में दे रखा है तो कॉस में आ जाएगा, कॉस में दे रखा हो तो साइन में होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा = cos थीटा सिर्फ एक केस में आता है जब एंगल 45 आता है, अदरवाइज किसी केस में नहीं आता। तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। यहाँ पे इन दोनों से आप आसानी से 9 कॉमन ले सकते हो, ये क्या बच जाएगा आपके पास sec² थीटा माइनस tan² थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 आइडेंटिटी होता है जिसको आप लोग यूज करते हो। sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1 होता है, एक होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी 1 आता है, एक होता है आपका cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। ये तीनों 1 वाली आइडेंटिटी है जिसको आप लोग यूज करते हो। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1, तो 9 × 1 क्या आ गया आपका 1। अब ये दोनों जो है इससे भी आने वाले समय में आपको HBSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम कोई और लेते हैं एग्जांपल, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है 9 cosec² थीटा माइनस 9 cot² थीटा। यहाँ भी आप क्या करोगे 9 कॉमन ले लोगे, ये बच जाएगा आपका cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। ये क्या है, आइडेंटिटी होता है, ये 9 × 1 = 1। ऐसे आपको साइन वाला भी पूछा जा सकता है, जैसे आपके पास है 7 sin² थीटा प्लस 7
कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यह दोनों से 7 कॉमन ले सकते हो, ये आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी होता है जो बनाता है, अभी हमने बताया था आपको 7 into 1, इसका आंसर आ जाएगा हमारा